चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और केमिस्ट्री का क्लास में इसका पहला वीडियो में और दूसरा वीडियो में काफ़ी जो है बच्चों का प्यार रहा और कमेंट भी एकदम अच्छा आ रहा है। और आज जो है इसका पार्ट 3 जो है पार्ट 3 धातु एवं अधातु जो है यह चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है ना। इसका एक पार्ट और बनेगा पार्ट 4, उसका बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यह लंबा चैप्टर है और इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यह चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारा प्रश्न आता है भी और यह लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज देखिए हम लोग बताए थे कि क्या बताए थे कि आज यहाँ से क्लास चलेगा, यानी प्राकृतिक में धातुओं की जो है उपस्थिति के बारे में आज बताएंगे। तो यहाँ से डिटेल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप एक एक चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ से जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ से बेहद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं। यहाँ से बेहद इम्पोर्टेंट जो है क्लास चलेगा। चलिए तो सबसे पहले है क्या कहे कि प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति के बारे में बताइए। तो कहिएगा कि मुक्त अवस्था में जब कोई धातु प्राकृतिक में अकेले पाया जाता है। मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? तो जब प्राकृतिक में कोई धातु अकेले पाए जाते हैं तो उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। अब अकेले देखिए, जैसे कि Au हो गया, सोना हो गया, Ag हो गया, चांदी हो गया, ये सब अकेले पाए जाते हैं। ये सब नहीं, कोई भी जो है तत्व अकेले पाया जाएगा। तत्व नहीं कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी जो है अकेले पाया जाएगा तो क्या कहिएगा? तो ये कहिएगा है ना, क्या कहिएगा? मुक्त अवस्था। अगर अकेले पाया जा रहा है तो मुक्त अवस्था, और अगर साथ में पाया जा रहा है तो संयुक्त अवस्था। समझ में आया? अगर अकेले पाया जा रहा है तो मुक्त अवस्था और अगर साथ में पाया जा रहा है तो संयुक्त अवस्था। क्या आपको समझ में आया? अब यहाँ पर इस साथ में कैसे देखिए, यहाँ पर समझिए। कह रहा है कि जब कोई धातु प्राकृतिक में अकेले नहीं बल्कि किसी अधातुओं के साथ जो है पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले आप कहिएगा कि यहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम। यहाँ पर देखिए कैल्शियम के साथ कार्बन मिला हुआ है और कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन मिला हुआ है। बताइए, इधर तो अकेले था, इधर क्या था? इधर तो एक था, एक यहाँ Ag था और Au था, अकेले था। तो अकेले है तो मुक्त अवस्था में, अकेले रहेगा तो मुक्त अवस्था में और साथ रहेगा तो संयुक्त अवस्था में। जैसे कैल्शियम के साथ कार्बन मिला हुआ है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। Hg क्या कहिएगा? तो Hg आप कहिएगा कि मरकरी के साथ क्या मिला हुआ है? तो सल्फर मिला हुआ है ना। मरकरी के साथ क्या मिला हुआ है? तो सल्फर मिला हुआ है। ठीक है, हाँ सल्फर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 इसमें मिला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से कह रहा है कि धातुओं का जो है मुख्य स्रोत क्या है ना। देखिए कितना बढ़िया यह प्रश्न जो है आप समझिए, लॉजिक से समझिए कि धातु जो होते हैं, धातु का मुख्य स्रोत क्या है। जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य बताते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो या ऐसे नहीं पूछकर कि सभी धातु कहाँ से जो है प्राप्त होते हैं, सभी धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कहिएगा कि पृथ्वी की भूपर पट्टी यानी सभी धातु जो है पृथ्वी के थोड़ा अंदर दबा हुआ है, पृथ्वी के थोड़ा अंदर दबा हुआ है। क्या समझ में आया?
भूपर पट्टी पहला जो परत होता है ना, पहला परत जो होता है उसी में टोटल जो है खनिज उसमें है। ठीक है, चलिए खनिज है, अयस्क है, अब यहाँ पर समझिए कि भूपर पट्टी किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत को, पृथ्वी के देखिए ये वाला जो है ना, पृथ्वी के ये ऊपरी परत है, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं, भू परिपाटी, हाँ सॉरी, भू परिपाटी कहते हैं। जो खनिज पाया जाता है और ज़्यादा अंदर नहीं पाया जाता उसी को क्या कहते हैं, उसी को भू परिपाटी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भू परिपाटी कहते हैं। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया कि पृथ्वी में भू परिपाटी जो है ना, इसमें रहने वाला धातुओं का जो है प्रतिशत बताइए। धातुओं में पृथ्वी के ऊपरी जो है भू परिपाटी पर कितने कितने प्रतिशत जो रहते हैं धातु, उसके बारे में बताना है। तो आप कहिएगा कि एल्युमिनियम का कितना है, 7% है, एल्युमिनियम का 7% है ना, समझे। या फिर अगर पूछे है ना, लोहा अगर पूछे तो क्या कहिएगा, 4% है। अगर Ca पूछे है ना तो क्या कहिएगा, 3% है। सोडियम पूछ दे यानी तो क्या कहिएगा, है ना 2.5% है, क्या बता दीजिएगा। उसी प्रकार से के पोटेशियम अगर पूछे तो क्या कहिएगा, 2.5% कहिएगा। मैग्नीशियम पूछे तो क्या कहिएगा, 2% कह दीजिएगा। टाइटेनियम पूछे तो कितना कह दीजिएगा, 0.6% कह दीजिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की जो है भू परिपट्टी में रहने वाले धातुओं का ये प्रतिशत है, ये क्या है, प्रतिशत है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए सब चीज़ जो है भू परिपट्टी से नहीं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कहिएगा ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। कौन कौन, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्या समझ में आया? अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भू परिपट्टी में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक क्या कहलाते हैं, तो कहिएगा खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और तत्व यौगिक आप समझ सकते हैं, तत्व जो एक ही एलिमेंट हो और यौगिक जो मिलाकर बना हो, जो मिलावटी से बना हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तत्व और यौगिक दोनों क्या है, खनिज है। यानी खनिज क्या कह सकते हैं, जिसे खंद कर निकाला जाता है ना, जिसे खंद कर कोड़ कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। सभी धातु जो है ना, खनिज जो है खंद कर ही निकाला जाता है सभी धातु को। चलिए आगे बताएं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, कहिएगा पृथ्वी की सतह में जो रहता है, विद्यमान जो रहता है ना, हर एक पदार्थ को क्या कह सकते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के सतह में जो विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, हर एक पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है कि कुछ उपयोग खनिज जो है ना, पदार्थ के नाम, कुछ उपयोगी खनिज जो है, देखिए जैसे कि लोहा जो है, अभ्रक जो है, कोयला जो है, ये सब जो है ना उपयोगी खनिज है। और भी बहुत सारा है इत्यादि, और भी बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ पर समझिए अयस्क किसे कहते हैं। क्या है, अयस्क किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि धरती के अंदर सब खनिज है, धरती के अंदर सब खनिज है, लेकिन
जिसे कम खर्चा में कम मेहनत में निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया बात बताएं कि जिसे कम खर्चा और कम मेहनत में निकाला जाता है उसे खनिज, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, खनिज नहीं कहते, खनिज तो सब है, खनिज सब है, लेकिन जिसे कम मेहनत से और कम खर्चा में निकालें उसे खनिज नहीं कहेंगे, उसे अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं, यानी एक बात में क्या कह सकते हैं कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज हैं। सभी अयस्क क्या हैं, खनिज हैं। लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं होते। समझ में आया, ये समझिएगा लाइन, ये बहुत अच्छा लाइन है कि सभी जितने भी अयस्क है जो मैंने तुरंत निकाल लें, कम मेहनत में और कम पूंजी में अगर निकाल लें तो वो अयस्क है। लेकिन क्या ये अयस्क जो है ये खनिज है, तो कहिएगा हाँ, क्योंकि खंड के निकाल रहे हैं तो खनिज ही होगा, तो खनिज हो गया। लेकिन क्या सभी जो खनिज है तो अयस्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि और भी खनिज है जिसको निकालने में बहुत जो है पैसा की ज़रूरत पड़ता है, बहुत परेशानी है, बहुत लागत लगता है, तो वो खनिज है, अयस्क नहीं है। तो ये बात समझ में आपको आया होगा, ये बात आपको समझ में आया होगा कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या बातों को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या कह रहा है कि अयस्क के कोई जो है ना, अयस्क के कई प्रकार होते हैं, अयस्क के कई प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले अयस्क का पहला प्रकार समझिए, ऑक्साइड अयस्क। आप डिफिनेशन कम याद करके एक लफ्ज में याद करिएगा। हम जैसा ही बोलें ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं, कहिएगा कि जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन मिला हुआ रहे उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। क्या याद हुआ? जिसमें ऑक्सीजन है ना, जिसमें अशुद्धि के रूप में कौची मिला हुआ रहे, ऑक्सीजन मिला हुआ रहे। आप देखिए सबसे पहले वैसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन मिला हुआ रहे उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोरंडम, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम में क्या मिला हुआ है, तो कहिएगा एल्युमिनियम में है ना ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, अशुद्धि है ना, तो ऑक्सीजन को छाट देगा। तो ये जब ऑक्सीजन को छाटेगा तो बन जाएगा क्या, Al, एल्युमिनियम बन जाएगा। यही जो है क्या है, अयस्क है ना, यही क्या है, ऑक्साइड अयस्क है। क्या समझ पाए आप? ऑक्साइड अयस्क आप समझ पाए कि जिसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति जो रहता है अशुद्धि के रूप में उसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि ऑक्साइड अयस्क ऐसे अयस्क को कहते हैं जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन होता है, उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। और वो शुद्धि जो होता है, अशुद्धि जो होता है उसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं, अशुद्धि को हटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखें हटाएं। यहाँ पर ही देखें हेमाटाइट में भी यहाँ पर Fe लोहा है, तो यहाँ लोहा है तो लोहा में ये क्या मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ, तो ऑक्सीजन को क्या कर दिए, हटा दिए, तो ये हो गया शुद्ध। ऑक्सीजन को हटा दिए तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। क्या समझ में आया? चलिए अब इसके बाद आगे, अब देखिए ये वाला, ये क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं। यानी सल्फाइड जैसा ही पूछे सल्फाइड तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि जिसमें सल्फर मिला हुआ रहे, है ना, बस इतना ही याद रखिएगा। कहिएगा कि जिसमें सल्फर मिला हुआ रहे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। अशुद्धि के रूप में क्या मिला हुआ रहे, सल्फर। अब यहाँ पर ही समझिए, जैसे आयरन सल्फाइड ले लेते हैं तो Fe यानी लोहा, Fe यानी क्या हो गया, लोहा, और लोहा के साथ क्या मिला हुआ है, तो लोहा के साथ सल्फर मिला हुआ, तो कहिएगा इसको जो है सल्फाइड अयस्क कहते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया?
अभी जो ऑक्साइड अयस्क बताएं कि जिसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ रहे अशुद्धि के रूप में, और इसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिला हुआ रहे, तो सल्फर मिला हुआ रहे। कॉपर क्या है, कॉपर के साथ देखिए यहाँ पर ये कॉपर है, इसके साथ लोहा है, और लोहा के साथ क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर सल्फर मिला हुआ है। यस, तो यानी कि सल्फर को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। तो ये सल्फाइड अयस्क को है ना अशुद्धि के रूप में होता है, इसको साइड करते हैं। क्या आपको समझ में आया? जो अशुद्धि के रूप में सल्फर मिला हुआ रहे उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। और तीसरा देखिए, तीसरा भी आपको समझ में आएगा। जो कार्बोनेट अयस्क कहिएगा कि जिसमें क्या कहिएगा, तो जिसमें कहिएगा कि कार्बन मिला हुआ रहे, अशुद्धि के रूप में क्या मिला हुआ रहे, तो कहिएगा कि जिसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन मिला हुआ रहे उसको क्या कहते हैं, कार्बो है ना कार्बोनेट अयस्क कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट Ca से हो गया कैल्शियम, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कार्बन के साथ क्या है, कार्बन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है। तो कहिएगा कि जिसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है अशुद्धि के रूप में, उसको कहते हैं कार्बोनेट अयस्क। क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क। क्या समझ रहे हैं बातों को? इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या मिला हुआ है आप देखिए और ऐसा ही बताइए। कार्बोनेट अयस्क पूछा, कहिएगा कि जिसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन मिला हुआ है कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। बस सिंपल सा मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलाइड होना चाहिए। हैलाइड अयस्क किसे कहते हैं, तो कहना है कि वैसा अयस्क, हैलाइड अयस्क है ना किसे कहते हैं, तो कहना वैसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में हैलोजन मिला हुआ रहे। वैसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में हैलोजन मिला हुआ रहे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैलाइज्ड है ना हैलाइड अयस्क कहते हैं, हैलाइड अयस्क कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? हैलाइड अयस्क आपको समझ में आया, जिसमें जो है अशुद्धि के रूप में हाइलोजन मिला हुआ रहे। अब हाइलोजन यहाँ पर समझिए कि हाइलोजन क्या है, तो कहिएगा कि हाइलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन का जो है इसमें उपस्थित रहता है उसे ही हाइलोजन कहते हैं, है ना। अब देखिए हाइलोजन में क्या क्या होता है, तो कहिएगा जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और कोची है आयोडीन उपस्थित रहता है उसे ही क्या कहते हैं, हाइलोजन अयस्क कहते हैं। क्या ये भी बात समझ में आया? तो अब पूछ देगा कि हैलाइड जो है अयस्क किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जिसमें हाइलोजन जो है मिला हुआ रहे अशुद्धि के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से समझिए धातु कर्म। धातु कर्म जो है क्या है, चलिए तो यहाँ से बता रहे हैं धातु कर्म जो है, धातु कर्म किसे कहते हैं। खांसी आ रहा है बार बार, तबीयत सही नहीं लग रहा है, लेकिन क्लास रुकना नहीं चाहिए। चलिए तो यहाँ से देखिए धातु कर्म किसे कहते हैं, कहिएगा कि अयस्क से धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना उसी को धातु कर्म कहते हैं। अब अयस्क से जो है धातु को बाहर निकालना, तो धातु को कैसे बाहर निकालेंगे, धातु को बाहर निकालेंगे छांट कर। धातु को बाहर कैसे निकालेंगे, छांट कर बाहर निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है कि धातु कर्म के सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। अधिक क्रियाशील धातु को विद्युत अपघटन विधि द्वारा जो है निकालते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है,
कि बीच की धातु जो ना तो अधिक क्रियाशील है और ना ही जो है कम क्रियाशील है, उसे भर्जन और निष्पादन विधि द्वारा, है ना, निष्पादन विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। अब देखिए यह कितना बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब भर्जन और निष्पादन आपको लग रहा होगा कि क्या है, तो इसके बारे में अभी आगे विस्तार से बताएंगे, इसमें अंतर भी बताएंगे, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कम क्रियाशील धातु को, है ना, क्या कहते हैं, तो है ना, कम क्रियाशील धातु को गर्म करके निकालते हैं। कम क्रियाशील जो धातु होते हैं उसे गर्म करके क्या करते हैं, निकालते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए कि गैंग किसे कहते हैं। अब गैंग किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि अयस्क में जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ मिली होती है ना, उसी को गैंग कहते हैं। जो अशुद्धि के रूप में छोटी छोटी जो है कणें मिली हुई रहती है, उसी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अयस्कों का जो होता है सांद्रता, है ना, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अयस्कों का जो है सांद्रण क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताना है। अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताना है। और कितने प्रकार से किया जाता है, यह बताना है। क्यों किया जाता है, इसका सांद्रण क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कहिएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो है अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कौन से प्रकार से, तो कहिएगा कि निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार जो है कहिएगा कि हाथ से चुनकर जो है अयस्कों का क्या किया जाता है ना, बाहर निकाला जाता है। अब देखिए कुछ मोटा पदार्थ रहेगा, अब मान के चलिए कि यह जो है कोई धातु है और धातु में कोई मोटा पदार्थ रहेगा, तो उसको हाथ से नहीं निकाल दीजिएगा, ज़रूर निकालिएगा। अगर बताइए कि बालों में अगर मान के चलिए कि बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी रहे, ढेला रहे, तो उसको हाथ से ऐसा ही निकाल दीजिएगा। तो वही जो है लिखा गया है कि हाथ से चुनकर, वैसा अशुद्धि जो है ना आकार से क्या होते हैं, आकार से बड़े होते हैं, ठीक ने, जिनके लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। पहला विधि हाथ से चुनकर, दूसरा है चलनी से चालकर बहुत छोटे अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना जो है संभव नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, चलनी से चालकर जो है अशुद्धि को अलग करते हैं, बाहर निकालते हैं, चलनी से चालकर। देखिए आपको डायग्राम दिखाते हैं, देखिए कुछ चीज़ जो है ऐसा, आप इससे समझिए कि यहाँ पर देखिए चलनी से जो है यहाँ पर देखिए चाल कर जो है कुछ चीज़ों को क्या किया जा रहा है ना यहाँ पर। और देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगा रहा है। यहाँ पर देखिए रस्सा बांध के देखिए यहाँ रस्सा बांध दिया, यहाँ रस्सा बांध दिया, और इसको खाली इस प्रकार से जो है ठेल रहा है, तो यहाँ पर जो है बालू खुद चला रहा है। अब इसमें जो मोटे मोटे जो कण होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और जो महीन कण होंगे अयस्क जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और अशुद्धि जो रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं, अशुद्धि ऊपर रह जाएगा और इसका जो है अशुद्धि ऊपर, और इसका जो अयस्क है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्या आप बातों को समझ रहे हैं। तीसरा जो है तीसरा क्या कहिएगा, तीसरा कहिएगा कि ओसाई के द्वारा जो है इसे किया जाता है, ओसाई के द्वारा। देखिए इस विधि में अयस्क भारी होता है, इस विधि में अयस्क क्या होता है, भारी होता है, और अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है ना। अयस्क क्या होता है, भारी होता है, और अशुद्धि हल्का होता है। जैसे आप धान ले लीजिए, तो धान में ये धान जो नीचे जा रहा है उसको कहिएगा अयस्क, समझे। और यहाँ जो धान का खखड़ी होता है ना, जो हौला होता है जिसमें धान नहीं होता है, उसको कहिएगा, क्या कहिएगा, उसको कहिएगा है ना
वो अशुद्धि, उसको क्या कहिएगा, अशुद्धि। और ये अशुद्धि जो है हवा के तेज रफ्तार से, है ना, उधर चला गया और ये अयस्क जो है नीचे चला आया। ठीक है, इससे तो कहते हैं ओसाई के द्वारा भी जो है इसे निकाला जाता है। ठीक है, ओसाई के द्वारा भी। उसके बाद देखिए, ओसाई के द्वारा तो निकाले, अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा भी इसे क्या किया जाता है ना, निकाला जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि या इसी का दूसरा नाम है द्रव चलित विधि। अब देखिए, इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। ये तो सब में होते हैं, ये तो सब में होते हैं। ठीक है, कि अयस्क भारी और अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है। किसी किसी में अशुद्धि ही भारी होता है, किसी किसी में अशुद्धि भारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो है अयस्क का महीन चूर्ण कर, है ना, कौन सा महीन चूर्ण करने के बाद जो है ना, उसके बाद क्या करता, महीन चूर्ण करने के बाद इसके बाद उस पर जो है जल का प्रभाव कराया जाता है। जब महीन चूर्ण अयस्कों को क्या करता है, महीन चूर्ण कर देता है, और महीन चूर्ण करने के बाद उस पर क्या किया जाता है, तो उस पर जो है जल का प्रवाह किया जाता है, जिससे जो है अयस्क और शुद्धि अलग हो जाते हैं। अब डायग्राम से आप देखिए, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि गुरुत्व, है ना, गुरुत्व पृथ्वीकरण होता है। यहाँ से देखिए जल का धारा बह रहा है, जल का धारा जा रहा है, यहाँ पानी जा रहा है, तो इसमें जो है अशुद्धि जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, अशुद्धि जा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि कम घनत्व वाली जो है अशुद्धियाँ इसमें जा रहा है। अब बताइए शुद्धि कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से ऐसे रहता है, यहाँ पर इस तरीक़ा से ऐसे रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे रहता है। अब भारी जो रहेगा ना, भारी जो रहेगा जो इसमें आ जाएगा, भारी जो रहेगा इसमें आ जाएगा, और हल्का जो रहेगा, है ना, ये भारी वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, भारी वाला इसमें आ जाएगा, और हल्का वाला जो है, हल्का वाला किस में, तो कहिएगा कि हल्का वाला जो है इधर जो है आएगा, और यह जो है अशुद्धि के रूप में इधर चला जाएगा। तो क्या आप समझ रहे हैं, भारी वाला जितने भी हैं, भारी वाला जितने भी हैं वो इसमें आ जाएगा, और हल्का वाला जो है इसमें चला जाएगा। तो देखें कि किस प्रकार से जो है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि द्वारा भी जो है शुद्ध करते हैं, अशुद्धि को छांटते हैं, इसमें भी अशुद्धि को छांटते हैं। चलिए आगे, अब एक है चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा। अब इसमें भी समझिए, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी है ना, क्या कर रहा है कि चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा जो है इस विधि में अयस्क का महीन जो है चूर्ण करके अयस्क को कोची हॉपर में रख दिया जाता है। हॉपर, हॉपर आप जो है गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं, तो इसमें जो है गेहूं को डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हॉपर कहा जाता है, जिसमें गेहूं को रखते हैं। ठीक है, जिसमें गेहूं को डालते हैं और उधर से जो है पिसाता है, तो यानी कि हॉपर उसी को कहा जाता है। तो हॉपर में रख लेते हैं। जब मोटर के सहायता से जो है बेल्ट घुमाते हैं, तो बिना चुंबकीय गुण वाला जो है ना पदार्थ आगे गिरता है, और चुंबकीय जो है गुण, अचुंबकीय गुण वाला जो पदार्थ है वो पीछे गिरता है। इस प्रकार के अयस्क को एवं अशुद्धि को क्या करते हैं, अलग किया जाता है। अब डायग्राम के मदद से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये होपर, यही आप देख रहे थे होपर, ये था होपर। अब ये होपर में जैसा ही यहाँ पर चूर्ण दिए, यहाँ पर जैसा ही होपर में चूर्ण दिए, इधर से आया, इधर से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ये बेल्ट है, ये बेल्ट चुंबकीय बेल्ट है। अब जब ये चुंबकीय बेल्ट है, तो इधर से अगर चूर्ण आएगा, तो चूर्ण आएगा, पिसा हुआ अयस्क अगर दीजिएगा तो पिसा हुआ अयस्क इधर जाएगा,
तो पीसा हुआ अयस्क जो रहेगा चूर्ण इस बेल्ट में सट जाएगा। इस बेल्ट में क्या हो जाएगा, इस बेल्ट में सट जाएगा। कौन वाला, जो अयस्क है, जो अयस्क हैं वो बेल्ट में सट जाएगा। और जो अयस्क नहीं है, जो अशुद्धि के रूप में है, वो इधर जो है छटकर, ये साइड से छटकर इधर चला जाएगा और इसमें गिर जाएगा अशुद्धि। अशुद्धि वाला जो है इधर सट कर आएगा और जब यहाँ जो है अलग मशीन करेगा तो इसमें आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं जो है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। समझे कि नहीं? बातों को क्या समझ पाए? क्या बातों को आप समझ रहे हैं? चलिए, गुड। अब एक और देखिए है फेन पलवन विधि, है ना। फेन पलवन विधि क्या है, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण जो होता है करके पात्र में डाल दिया जाता है और तारपीन यानी भारी तेल जो है मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रवाहित है ना कराया जाता है तो अयस्क हल्का होने के कारण, अब देखिए अयस्क हल्का हो रहा, हमेशा बताते हैं कि अयस्क भारी होता है और अशुद्धि हल्का होता है। अबरी जो है हल्का हो रहा है अयस्क और फेन के साथ ऊपर चला जाता है, लेकिन अशुद्धि क्या, भारी होने के कारण नीचे तल में बैठ जाता है। यही विधि जो है, यह विधि इसके उपयोग में लाया जाता है जो अशुद्धि को है ना रूप में सल्फर मिला होता है। देखिए कितना बढ़िया बात बताया। इसमें ये कौन सा विधि में लाया जाता है, ये कौन सा विधि में लाया जाता है, तो कहिएगा कि जिसमें जिसमें सल्फर मिला हुआ रहे उसके लिए जो है यह विधि करेंगे, जिसमें सल्फर मिला हुआ रहे। अब आपको देखिए डायग्राम के मदद से समझाते हैं। ये फैन वाला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये वाला जो देखिए ये जहाज, जहाज माने क्या हो गया, जहाज माने कहिएगा फैन। ये फैन हो गया। जब इधर से वायु जाता है, इधर से जब हवा जा रहा है तो ये एकदम डायरेक्ट एकदम उबाल आ रहा है। जब उबाल आ रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे मोटर रहता है ना, किस में, कूलर में, कूलर में मोटर रहता है ना, तो उसमें देखे होंगे कि किस तरीक़ा से जो है उबाल आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हवा जा रहा है तो इसमें उबाल आ रहा है। तो उबाल आने के कारण इसमें जो है, इसमें फैन क्या, फैन ऊपर जा रहा है और फैन के साथ साथ ही यहाँ पर अयस्क भी जा रहा है, शुद्ध अयस्क। इसके साथ फैन मिट जाएगा और शुद्ध अयस्क बच जाएगा। और ये जो भारी अशुद्धि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारी अशुद्धि नीचे रह जाएगा। भारी अशुद्धि क्या, नीचे रह जाएगा। समझें? तो इस प्रकार से भी छांट सकते हैं। एक 7 नंबर कह रहा है कि गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा भी जो इसे निकालते हैं, जो गलाकर किसी अयस्क को बाहर करना गलनिक पृथक्करण विधि कहलाता है। जो किसी को गलाकर, है ना, क्या कह रहा है कि जो किसी को गलाकर जो है बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं गलनिक पृथक्करण विधि। कोई अयस्क को गला देता है ना, कोई भी अयस्क को गला देता है। अब यहाँ पर देखिए यह 8 नंबर में समझिए क्या कह रहा है कि निचलन विधि जो है किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि यह विधि वैसे अयस्क के लिए जो है अपनाया जाता है जिसमें अयस्क और शुद्धि है ना अशुद्धि के गुण जो होते हैं अलग हो जाते हैं। अर्थात एक जल में विलय और दूसरे में अविलय, माने विलय माने बिल जाना और अविलय माने नहीं बिलना, माने घुल जाना। विलय माने घुल जाना और अविलय माने नहीं घुलना। ठीक है, जिससे जो है जल में विलय धातु के कण जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और अशुद्धि जो है जल में नहीं घुलते हैं। फिर बाद में जो है उस जल को छानकर गर्म करके, है ना, करने से अयस्क क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो दिया गया है, इसको गर्म करके छानने से जो है ना निचलन विधि जो है प्राप्त होते हैं।
हाँ, तो यहाँ तक बता दिए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए भर्जन। चलिए थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रहा, इसके कारण जो है यह वर्जन से नेक्स्ट वीडियो में बताने का काम करते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर इसमें भी कोई डाउट अगर लग रहा है कि यह प्रश्न जो है डाउट है, तो आप कमेंट में उसका जवाब दीजिए, उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने का कष्ट करेंगे। शॉर्ट वीडियो बना देंगे, हाँ शॉर्ट वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे। आप जो नहीं समझे वो बोला। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।